हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने जा रहे हैं अब हिंदी भाषा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये एचटेट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि हिंदी आता है 15 नंबर का। तो हम 15 नंबर में हिंदी करेंगे, 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं एचटेट के पीवाईक्यूज आपको करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आपने तैयारी कर ली होगी एग्जाम की, और अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है या प्रैक्टिस रह गई है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मेनली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस समझकर तैयारी करें। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी तैयारी हो गई है उसका एनालिसिस आप कर पाएंगे और फिर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे 201 से लेके 215 तक इसके क्वेश्चंस। 201 यानी कि 201 आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। उत्कर्ष का क्या अपकर्ष होता है, कीर्ति का अपकीर्ति, सुबुद्धि का असुबुद्धि, या आरोह का अवरोह। इनमें से कौन सा ऐसा विलोम शब्द है जो सही नहीं है, जो गलत विलोम शब्द बनाया गया है। तो आंसर आप समझ पा रहे होंगे, यह है सुबुद्धि का असुबुद्धि। ये गलत है, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है, ना कि असुबुद्धि होता है। तो ये विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। याद रखिएगा, ये आप नहीं जरूर देखेंगे कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है या नॉर्मल पूछा जा रहा है। इसके बाद है सुमेल कीजिए। ये आपको मैच करने हैं। तलवार की मीनिंग क्या होती है, टेढ़ा की क्या मीनिंग होती है, तरु की क्या होती है और पट्टू की क्या होती है। तो इसमें से आप पहले खुद से कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए, तलवार की क्या होती है, सुना होगा आपने बहुत लोगों से, तलवार की क्या होती है, कृपान। तो ए का क्या मिल जाता है हमें आंसर 4। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस में ए का आंसर 4 है। तो देखिए, हमें इसमें एक आंसर 4 मिल रहा है, किसमें, सी वाले में। ठीक है, एक ही आंसर मिल रहा है, आसानी से मिल गया है, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और देखेंगे। टेढ़ा का क्या होता है, टेढ़ा का होता है वक्र। वक्र किसको कहते हैं, टेढ़े को। बी का आएगा थर्ड। तो क्या देखिए, बी का इसमें थर्ड आ रहा है, बिल्कुल इसमें बी का भी थर्ड आया हुआ है। इसके बाद है तरु। ये तो सब जानते हो, तरु का क्या होता है, वृक्ष। सी का क्या आएगा, 1। तो ये भी सी में फिट बैठ रहा है। पट्टू का क्या हो गया, प्रवीण। तो ये आंसर क्या निकल गया, आंसर निकल गया आपका नंबर सी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है आप ये बताएंगे, मतलब साधारण वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। तो ये है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। क्या ये वाला होगा कि यज्ञदत्त इसमें आपका कर्ता है, देवदत्त आपका कर्म है, व्याकरण भी आपका कर्म है और पढ़ाता है ये आपकी क्रिया है। क्या ये मिश्र वाक्य है, या वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता है, ये मिश्र वाक्य है। या फिर उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, ये मिश्र वाक्य है। या मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य है। बताइए कौन सा मिश्र वाक्य होगा। तो ये यही होगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यहाँ पे की से ना ये दो सेंटेंस आपस में जोड़ लिए गए हैं, तो ये मिश्र वाक्य बन चुका है। इसके बाद है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है, कारक आपको बताना है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में, तो अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन है या अपादान है। तो देखिए, इसमें जो आपका संबोधन तो नहीं हो सकता ना ही इसमें अपादान है, कोई किसी से वो अलग नहीं हो रहा। ठीक है, संबंध भी नहीं है कि द्वार द्वार। इसमें कौन सा है आपका, ये है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। ये वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इसके बाद है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुषी, आयुन्मयी, आयुष्मती या आयुषमयी। तो बताइए क्या होगा। ये तो आपने कई कार्ड्स भी, हिंदी के कार्ड्स देखे होंगे शादियों के, उसमें भी आपने देखा होगा। आयुष्मान का होता है आंसर आयुष्मती। कौन सा होता है, आयुष्मती। अब देखिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कराए थे, अगर आप करते आ रहे हैं डेली उनको, तो उसमें ना ये गद्यांश नहीं था। ये गद्यांश पीजीटी में नहीं आता, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। लेकिन हम कह नहीं सकते कि पीजीटी में आ जाए, अगर नहीं आता तो टीजीटी या पीआरटी में आता है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ एक आपको दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, ठीक है, अनसीन जो पैसेज होता है वो, कि कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है और कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर
व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को चित्रित ही नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला कला के लिए संबंधित विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। अब मैंने तो ये पढ़ दिया, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं अच्छी टेक्निक कि आपने इसको पढ़ने के बजाय पहले आप इसमें से कर लीजिए जो आपके क्वेश्चंस हैं। पहले आप क्वेश्चंस करके देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे ना तो ये आसानी से आपसे हो जाएगा, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य क्या है। इसमें कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है, ये तो हमें पता है, लेकिन तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य जानने के लिए आपको ये पूरा पढ़ना होगा। जब आप इसमें एक दो लाइन पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये कला और जीवन का अन्योन्याश्रित का मतलब है कि ये एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पर आश्रित है। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, ए। ये मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ, करने आपको खुद है। अभी मैं आपको एक तरीका बताकर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 207 है कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, जो कल्पना पर आधारित हो, जो जीवन उपयोगी हो, जो कलावाद पर आधारित हो, या जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो ये भी क्वेश्चन हमें इसी गद्यांश से बताना था। तो इस गद्यांश में जो इसका आंसर दे रखा है वो है कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें बता रखा है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। देखिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ कौन सी कला उपयोगी मानी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठ कर मानी गई है। तो यहाँ आपको मिल गया ना कि जीवन के लिए जो कला उपयोगी हो तो वो कला मानी गई है। एक बार मैं गद्यांश के आधार पर आप कैसे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो, उसकी मैं मेथड्स की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी क्लास, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। तो 207 का आंसर हो जाएगा नंबर बी। अब हम करेंगे एक इसी गद्यांश की तरह पद्यांश भी दिया हुआ होता है कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दो आपको पद्यांश दिए गए हैं, दो लाइन। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा ए नयन नयन बिनुवानी। इसका अर्थ कौन सा होगा, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा ए नयन नयन बिनुवानी। तो इस पद में कौन सा भाव है, क्वेश्चन नंबर 208 है। तो इस पद में जो भाव है वो है मधुर भाव, मधुर भाव दर्शाया गया है इसमें। दूसरा यह जो पद्यांश है ये किस कवि का है, तो ये जो पद्यांश है ये है तुलसीदास का। तो इतनी भी नॉलेज आपको रखनी है, जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये जानकारी आपको होती चली जाती है, आपके सिलेबस में दी हुई होती है। इसके बाद चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो चांदनी चौक में जो संज्ञा है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो चांदनी चौक में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों है, क्योंकि देखिए संज्ञा क्या होती है, किसी जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चांदनी चौक एक जगह का नाम है, लेकिन उस जगह का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम है चांदनी चौक। तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी का पर्टिकुलर एक नाम होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, रिमेडियल, रिमेडियल जो टीचिंग होती है, तो कौन सा होगा, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण या स्वय परीक्षण। तो आंसर है इसका निदानात्मक परीक्षण। क्यों, उपचार तभी तो उपचारात्मक शिक्षा, उपचार और निदान एक दूसरे से रिलेटेड ही तो है, उपचार और निदान। उपचार करेंगे, निदान होगा किसी समस्या का। इसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहा जाता है, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को या विसर्ग को। तो अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, किसको, विसर्ग को। इसके बाद सुमेल करना है आपको, वही आपको मैच करना है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ये किसने लिखी है, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है रामचरितमानस, यहाँ किसने लिखी है, सूरसागर और भक्तमाल। तो सूरसागर और सूरदास, यहाँ से तो आपको पता लग रही होगी कि ये इन दोनों ने लिखी है। तो सी का क्या है, सेकंड। तो देखिए सी का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ए या बी तो आंसर है, सी और डी तो कट ही चुके हैं। तो फिर और देखेंगे हम रामचरितमानस, ये तो सब जानते हैं किसके, तुलसीदास के। तो बी का क्या है, फोर्थ। अब निकालो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ ये। तो आंसर तो आपको मिल गया यहीं पे, यही वाला ए, नंबर ए वाला। लेकिन हम और देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, ये है दयानंद सरस्वती जी की। ये आपने सुनी ही होगी। ए का थर्ड हो जाता है, तो ए का थर्ड देखिए नंबर ए ही राइट आंसर है। इसके बाद भक्तमाल की है नाभादास। तो
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आंसर क्या निकल जाएगा, नंबर ए। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से देने का। इसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आपको तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप मैच द आंसर्स और आप गद्यांश या पद्यांश के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, या राम से खाया नहीं जाता, या राम पत्र लिखता है, या सीता पुस्तक पढ़ती है। भाववाच्य हमें बताना है इसमें। तो सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या ये भाववाच्य है? राम पत्र लिखता है, क्या ये? तो भाववाच्य के उदाहरण हमें कई हैं इसमें से जो हमें बताने हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। ये भाववाच्य हैं। ये नॉर्मल आपके इंडेफिनिट ही सेंटेंसेस हैं आपके। तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, या वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, या अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से बहुत। तो सही उत्तर हमें बताना है सही क्या है इसका। तीनों ही सही है। अनुस्वार जो होता है पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से कम सांस निकलती है, ठीक है, मुंह से ज़्यादा। तो तीनों ही सही है। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। एंड आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू आर फेसिंग नॉइज प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पर। तो 215 तक में, यानी कि मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आगे से मैं आपको 216 से स्टार्ट करूँगी, 230 तक कराऊंगी, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।